हाय, माय नेम इज़ परवेज आलम फ्रॉम ब्रो एनसीस लीगल स्टडी सेंटर। सो आज का टॉपिक है सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि ना वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है। सो ये टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इन दोनों टॉपिक्स को साइड बाय साइड पढ़ना पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस video, I just want to say that please make sure to support me by liking and subscribing, because guys, I really dedicate a lot of time for this, so it means a lot for me if you support me. So getting to the point, चलो शुरू करते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एन estate is said to be vested in possession when it gives a present right to the immediate possession of the property. सो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी को किसी पर्सन या कंपनी को देते हैं, वो पूरी तरीके से देना चाहिए। यानी हम जब भी किसी पर्सन या कंपनी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें उसका जो पूरा राइट्स होता है उसको अगले वाले को देना चाहिए। इन शॉर्ट, जब किसी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है, और सेक्शन 119 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बोला है। सो इन दोनों सेक्शंस को हमें एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स सी बेयर एक्ट क्या बोलता है सेक्शन 19 के बारे में। Vested interest, where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect, or in terms specifying that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen, such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. यहाँ पर तीन मेजर सिचुएशंस दिया गया है जो हमें याद रखना है। द फर्स्ट इज नो टाइम। अगर हम बेयर एक्ट को देखें, यहाँ पर लिखा है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया बी को, और उस ट्रांसफ़र डीड में मैंने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा। सो इस सिचुएशन में रीजनेबल टाइम को हम प्रीफरेंस देंगे, यानी आफ्टर ए रीजनेबल टाइम वो प्रॉपर्टी उस बंदे के पास चला जाएगा। सेकेंड सिचुएशन है इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज़ टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब है अभी के अभी। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया बी को, और मैंने ट्रांसफ़र डीड में ये लिखा कि इस प्रॉपर्टी को उस बी के पास चला जाएगा फोर्थविथ, यानी अभी के अभी, दैट मीन्स उस प्रॉपर्टी का ऊपर उस बी का अधिकार ट्रांसफ़र होने के बाद से ही शुरू हो जाएगा। एंड द थर्ड सिचुएशन इज ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन। यहाँ पर भी टाइम स्पेसिफाई है। जैसे अगर मैंने बी को बोला कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास चला जाएगा, अगर कुछ एक पर्टिकुलर इवेंट हो देन ओनली तुम्हारे पास चला जाएगा ये प्रॉपर्टी। लेकिन बेयर एक्ट में, बेयर एक्ट की भाषा में यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है इवेंट विच मस्ट हैपन, यानी वो जो इवेंट होगा फ्यूचर में वो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो कंडीशन है, जो इवेंट है, वो होगा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि बी को ये प्रॉपर्टी तुमको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा डेथ के बाद। तो मेरा डेथ तो सर्टेन है, आज या कल तो हो ही जाएगा, ये तो होना ही है। दैट इज़ वाई ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, और मेरा डेथ के बाद बी को ये प्रॉपर्टी वेस्टेड इंटरेस्ट में मिल जाएगा। और अगर किसी कारण वो मेरे पहले ही मर गया, देन क्योंकि उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाता है, इसके लिए
मेरी मौत के बाद उसका जो लीगल एयर्स है और लीगल सक्सेसर्स है उन लोगों को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगा। यहाँ पर और एक चीज़ है, अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के समय ये बोला कि तुम्हें तो प्रॉपर्टी का ओनरशिप मिल जाएगा, लेकिन इसका जो पोसेसनशिप है वो अभी इस वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें, देन दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू लॉ। ए कंडीशन postponing enjoyment cannot prevent the interest vesting immediately, but the condition is in accordance with the law, then only it is applicable. If not, such condition is overlooked. For example, मैंने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, लेकिन बी माइनर है। सो मैंने जब प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र किया, मैंने उसको कंडीशन दिया कि तुम्हें तो ओनरशिप दे दिया मैंने, लेकिन पोसेसनशिप तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा 18 साल पूरा होगा। सो यहाँ पर देखने की चीज़ है कि बी जो कि द माइनर है उसके पास ओनरशिप है, लेकिन पोसेसनशिप अभी फ़िलहाल नहीं है। बट जब बी 18 साल का हो जाएगा उसके पास पोसेसनशिप भी आ जाएगा। सो दैट्स इट। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोग जब बुक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट इज एस्टेट इन प्रेजेंटी और दूसरा है एस्टेट डे फ्यूचर। सो एस्टेट इन प्रेजेंटी का सिंपल सा मतलब है कि जब पोसेसनशिप इमीडिएटली दे दिया जाता है, द राइट टू इमीडिएट पोसेसन जब इमीडिएटली दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्टेट इन प्रेजेंटी। और एस्टेट डे फ्यूचर इज जब राइट टू इमीडिएट पोसेसन नहीं दिया जाता है, वो पोसेसन का राइट फ्यूचर में दिया जाता है, दैट इज एस्टेट डे फ्यूचर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और ये हेरिटेबल भी है। अब मैंने वीडियो का पहले ये बोला था कि सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड सेक्शन 119 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 दोनों ही वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सेक्शन 119 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट सिर्फ विल के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके बारे में ही सीमित है, बट सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल के अलावा और जो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो मोड है, जैसे सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज है, सब के बारे में एज ए कॉमन डिस्कस किया है। सेक्शन 19 में सेकेंड एक लाइन लिखा है, ए वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोसेसन। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को जब हम प्रॉपर्टी So coming to the next topic, which is contingent interest. So contingent interest ये section 21 of Transfer of Property Act है। So contingent का मतलब क्या है? That which awaits or depends on the happening of an event. Contingent interest वो होता है कि जो हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा ही होगा, हो भी सकता है, चांस है, और ना भी हो सकता है। बेयर एक्ट में ये बोला गया है कि वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, और इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, सच person thereby acquires a contingent interest in the property. Such interest becomes a vested interest in the former case on the happening of the event in the latter when the happening of the event becomes impossible. इसका मतलब ये होता है कि अगर ए ने अपना एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करने का वादा करता है और उसके साथ ये बोलता है कि अगर कुछ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, यानी जो सर्टेन नहीं है, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट का होने से या ना होने पर उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगा, देन उसको हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इस तरह से उस पर्सन को कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट है वो अनसर्टेन है। सो इन दिस केस अगर वो इवेंट होता है या नहीं होता है, इस तरह की कंडीशन अगर हम दे देते हैं, देन उस पर्सन के पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी चला जाता है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट कब होगा,
अगर उस व्यक्ति को ये कंडीशन दिया जाता है कि कोई अनसर्टेन इवेंट का होने पर, फुलफिल होने पर उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगा, देन उस अनसर्टेन इवेंट जब होगा देन ओनली उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगा, और तब भी उसको वो कंटिजेंट इंटरेस्ट जो मिला था वो वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रांसफॉर्म होगा। सेकेंड केस ऐसा आता है कि अगर हम उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और ये कंडीशन देते हैं कि कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं होने पर तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगा, यानी उस अनसर्टेन इवेंट का ना होने पर ही उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगा, देन अकॉर्डिंग टू बियरेट उस अनसर्टेन इवेंट जब इम्पॉसिबल हो जाएगा, होने का कोई चांस नहीं रहेगा, देन ओनली उस प्रॉपर्टी को उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए बोलता है बी को कि अगर बी ए की बेटी को शादी करता है देन ओनली बी को ए अपना प्रॉपर्टी देगा, लेकिन जो एक्चुअली क्या हो जाए कि जिस दिन ये एग्रीमेंट होता है उस डेट में ए का बेटी मर चुकी होती है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, देन हाउ विल ही इवन मैरी। सो यहाँ पर वो अनसर्टेन इवेंट इम्पॉसिबल है। कंटिजेंट इंटरेस्ट का और एक एग्जांपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ए एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एक्स टू बी ऑन द कंडीशन दैट he shall secure 90% in his exams. This condition is uncertain and the happening of the event or not happening is in doubt, and therefore B here acquires a contingent interest in the property X. He shall get the property only if he gets 90% and when the condition is fulfilled. सो उसे जब 90% मिलेगा तभी उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन वो ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि उसे 90% मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज़ अ कंटिजेंट इंटरेस्ट। यहाँ पर एक केस लॉ है, लीकी वर्सेस रॉबिन्सन 1817 का ये केस है। यहाँ पर बोला गया था कि ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी तभी मिलेगा जब वो एक स्पेसिफिक एज तक पहुँचेगा। सो ये कंटिजेंट इंटरेस्ट था। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी अभी नहीं मिलेगा, जब वो एक स्पेसिफिक एज तक पहुंचेगा देन ओनली ही विल गेट दैट प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट। कंटिजेंट इंटरेस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, कंटिजेंट इंटरेस्ट इज ए ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। कंटिजेंट इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 2, कंटिजेंट इंटरेस्ट इज नॉट हेरिटेबल, ये हेरिटेबल नहीं है। 3rd, डेथ इज नॉट एन अनसर्टेन इवेंट्स but survival at the death of another is an uncertain event. इसका मतलब ये होता है कि डेथ है completely certain event, आज नहीं तो कल हर किसी का मौत होगा ही होगा, बट सर्वाइवल एट द डेथ ऑफ अनदर, यानी आप हरगिज़ नहीं कह पाओगे कि आप 1 साल और ज़्यादा जी लोगे। सो डेथ एट द सर्वाइवल एट द डेथ ऑफ अनदर इज एन अनसर्टेन इवेंट। एंड द 4th point is the charge of an heir apparent to succeed to a person as heir or similar possibilities of a like nature is not contingent interest within the meaning of this section. Difference between vested and contingent interest. So vested और contingent interest का difference देख लेते हैं। First point is section. तो vested interest is provided in section 19 of Transfer of Property Act और कंटिजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका अगर डेफिनेशन हम देखें तो सेकेंड पॉइंट डेफिनेशन आता है, इट इज़ एन इंटरेस्ट व्हिच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन वेयर टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड और ए कंडीशन ऑफ द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट। द पर्सन हैविंग द वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट गिव द पोजिशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बट हैज़ द एक्सपेक्टेंसी टू रिसीव इट अपॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट। और कंटिजेंट इंटरेस्ट में इट इज़ एन इंटरेस्ट व्हिच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन ऑन ए कंडीशन ऑफ द happening of a specified uncertain event. The person having the contingent interest does not get the possession of the property but has the expectancy to receive it upon a happening of the event, but will not receive the property if the event does not happen as the condition is not fulfilled. Now third जो point है वो है condition. Vested interest में it involves a specified certain event
or the condition involves a specified certain event. A certain event means an event that will eventually happen. In case of contingent interest, the condition involves a specified uncertain event. There is a chance of the happening or non happening of that particular event. यानी vested interest में जो event है वो है specified certain event, certain है वो होगा ही होगा, but in case of contingent interest that is uncertain event, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. Fourth point, fulfillment of conditions. Vested interest does not depend on any kind of condition, so it creates a present right that is on effect immediately, although the enjoyment is postponed to the time prescribed in the transfer. बट इन टर्म्स ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट ये एंटायरली एक कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है. सो ये कंडीशन पूरा होने पे या ना होने पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है. फिफ्थ पॉइंट इज राइट ऑफ ओनरशिप. द राइट इज क्रिएटेड एज सुन एज इन द इंटरेस्ट इज वेस्टेड. इंटरेस्ट जब वेस्ट हो जाता है, वेस्टेड हो जाता है, देन ओनली द राइट इज क्रिएटेड. बट इन केस ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट देर इज मेयर चांस रहता है ओनरशिप पाने का, पा भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है उसको. एंड द सिक्स पॉइंट इज डेट ऑफ ट्रांसफरिंग. इन केस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, डेट ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग दिस इंटरेस्ट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट. यानी डेट ऑफ ए पर्सन और डेट ऑफ ए ट्रांसफरी डज नॉट इफेक्ट द इंटरेस्ट in case of vested interest, but in case of contingent interest, date of the transferee affects. Seventh point is that transferable and heritable. Vested interest is both transferable and heritable, whereas contingent interest it is transferable only, but it is not heritable. The eighth point is the present right of enjoyment. There is present immediate right even when its enjoyment is postponed, but in case of in case of contingent interest, there is no present right of enjoyment. There is a mere expectancy of having such right. यहाँ पर contingent interest का एक exception है जो मैं बोलना भूल गया था. Where under a transfer of property, a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age, or directs the income or so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit. Such interest is not contingent. यानी अगर एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफरर है उसने अगर एक डीड बनाया है कि जब तक एक पर्टिकुलर एज तक ट्रांसफरी पहुंच नहीं जाता तब तक उस प्रॉपर्टी उस ट्रांसफरी के पास नहीं जाएगा, बट तब तक के लिए उस प्रॉपर्टी का जो इनकम जनरेटेड होगा उस प्रॉपर्टी से वो उस ट्रांसफरी को दिया जाएगा. देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी कंटिजेंट इंटरेस्ट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कंटिजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट. इफ सो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.